So hello, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you watch this video, this is again Mustafa Anwar. This is your beautiful channel Topper Data 93. तो कैसे हो मेरे बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि हमने कल की क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल की फर्स्ट लेक्चर को कवर अप किया, जिसमें हमने मेटल के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में कितने टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज को दिखाया गया है और कितने केमिकल प्रॉपर्टीज से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ये तो श्योर है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आते हैं और शायद इस साल भी आएंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कैसे कोई भी मेटल किसी भी अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट होकर के एक नया प्रोडक्ट देगा। उसमें कुछ वेरिएशन होंगे, कुछ एक्सेप्शन होंगे, जिसको हम स्लाइड बाय स्लाइड और टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते जाएंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप इस नवरात्रि आप लोग अपनी मनोकामना पूरी करेंगे और माता रानी से अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन के लिए दुआएं मांगेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर हम अपने स्लाइड को देखेंगे तो हमारे स्लाइड पर लिखा हो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होती है वो क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो अकॉर्डिंग टू बेटा एनसीईआरटी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है वो चार होती हैं, कि कोई भी मेटल किसी भी रिएक्टेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नॉर्म, फर्स्ट इज एक्शन विथ एक्शन विथ एक्शन विथ ऑक्सीजन, एक्शन विथ ऑक्सीजन। इसको हम ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं बेटा और एयर भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे कोई भी मेटल एयर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है, विग्रोसली बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है कि हम उसको एयर में रख ही नहीं पाए। और कुछ कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो एयर के प्रेजेंस में एक लेयर को डेवलप कर लेते हैं, जिससे उनका दोबारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है। तो सारी कंफ्यूजन को हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे, एक्शन विथ एयर या एक्शन विथ वाटर के सेंस में। तो मेरे बच्चों, जो सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में एनसीईआरटी ने बताया है आपके कोर्स में, वो लिखा है बेटा एक्शन विथ वाटर, एक्शन विथ वाटर, एक्शन विथ वाटर, एक्शन विथ वाटर। हमको एक्शन विथ वाटर के बारे में समझना है कि हमारे एनसीईआरटी ने कितने हमको मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए बताया हुआ है। तो बेटा जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है वो है एक्शन विथ एसिड, एक्शन विथ एसिड, एक्शन विथ एसिड। तो थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी बेटा वो क्या है, एक्शन विथ एसिड। और जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया हो बेटा, एक्शन विथ अदर मेटेलिक सॉल्यूशन, अदर मेटेलिक सॉल्यूशन। मतलब एक मेटल कोई दूसरे मेटेलिक सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीजों को बेटा हम इस एक क्लास में लेक्चर में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन योर एनसीईआरटी सिलेबस। तो चलिए मेरे बच्चों, हम अपने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, एक्शन विथ एयर और एक्शन विथ ऑक्सीजन, कि कैसे कोई भी मेटल किसी भी एयर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है कि डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। तो उसके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एक्शन विथ ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नॉर्म्स, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड, it gives metallic oxide, metallic oxide, it gives बेटा मेटेलिक ऑक्साइड। यहां पे ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में होगा, और बेटा ये भी क्या होगा आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका मतलब कोई भी मेटल जब एयर के प्रेजेंस में या तो हीट अप हो, या तो बर्न हो, या तो डायरेक्ट अगर एयर के साथ रिएक्ट करेगा, तो सारी कंडीशन में उसको क्या देना होगा बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड ही देना पड़ेगा। तो बेटा आपके एनसीईआरटी में जो बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहां पे आया हूं, जिसको आपको समझना है कि क्या सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम इज डायरेक्टली रिएक्ट विथ एयर। तो आपका आंसर होना चाहिए नो। आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, नो। क्यों? क्यों नहीं कर सकते ये रिएक्शन? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम
सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी reactive metals। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये इतना ज्यादा विग्रोसली रिएक्ट करते हैं कि जैसे ही इनको ओपन एयर में रखा जाता है बेटा, इसमें आग लग जाती है। इसीलिए नॉर्मल हम इनको एयर के एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते। दैट्स वाई we stored both of them in kerosene oil। इसीलिए बेटा हम इनको किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी मेटल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा वो मेटेलिक ऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्योंकि हम सोडियम और पोटेशियम को एयर में नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। लेकिन बाय चांस अगर हमने सोडियम और पोटेशियम को एयर के प्रेजेंस में रखा तो रिएक्शन करने के बाद वो मेटेलिक ऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेंगे। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप इनकी रिएक्शन को भी देखेंगे। तो यही बेटा आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि क्या हम सोडियम और पोटेशियम को ओपन एयर में रख सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, कभी नहीं रख सकते। इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसीलिए हम उनको डायरेक्टली ओपन एयर में नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। तो आई होप ये चीजें आपने समझी होंगी। अब हम इनके रिएक्शंस को देखते हैं बेटा कि इनके रिएक्शन को कैसे हम समझेंगे, कि कैसे इनके रिएक्शन को हम समझेंगे। जैसे हमारे पास अगर मैं सोडियम की बात करूं तो Na हो गया मेरे बच्चों। Na प्लस O2 की बात करूंगा तो रिएक्शन क्या बनेगा? K प्लस O2 की बात करूंगा तो बेटा क्या रिएक्शन बनेगा? Ca प्लस O2 की बात करूंगा तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देन मैग्नीशियम प्लस O2 की बात करूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देन बेटा Cu प्लस O2 की बात करूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देन एल्यूमिनियम प्लस O2 की बात करूंगा, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा? देन Fe प्लस O2 की अगर बात करूंगा तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यही आपको आज की क्लास में सीखना है। These all are metals, and if metal react with air, directly form or indirectly form, either we heated or normally react with water, it only and only gives metallic oxide। सबका बेटा metallic oxide मिलेगा। and you all know हर metal की अपनी वैलेंसी होती है। जब वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो Na2O बनेगा। क्या बनेगा? Na2O। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे बेटा 2 लगाएंगे, यहां पे 2 लगाएंगे और यहां पे 4 कर देंगे, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो देखा बेटा, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट गिव सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट गिव पोटेशियम ऑक्साइड K2O। बैलेंस करने के लिए बेटा यहां पे 2 लगाएंगे और यहां पे 4 लगा देंगे, हमारा ये भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। When Ca plus oxygen, Ca means calcium react with oxygen, it gives calcium oxide CaO। बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद? अच्छा, मैग्नीशियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है बेटा, इसको बर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बर्न। ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको बर्न करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और जब ये प्रोड्यूस होता है बेटा तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम में प्रोड्यूस होता है। ये हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन ऑन रिएक्शन में देखा था, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम में ये प्रोड्यूस होता है। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। अच्छा, व्हाट हैपन व्हेन Cu प्लस रिएक्ट विद ऑक्सीजन? बेटा ये भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, इसको जलाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, ये ब्लैक हो जाता है और CuO दे देता है। क्या देता है बेटा? CuO। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड। बेटा ये किस कलर का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक। ये किस नेचर का होता है बेटा? ये ब्लैक हो जाता है। ये पूरा कॉपर कैसा हो जाता है आपका? ब्लैक हो जाता है। तो ये ब्लैक सब्सटेंस होता है। ब्लैक सब्सटेंस क्या होता है?
क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड होता है। बैलेंस करने के लिए हम बेटा यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा एल्यूमिनियम की। जब हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो देखो बेटा, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। मैंने कहा ना, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मुला बनाना पड़ेगा, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। Al2O3 इज अ प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा बेटा, जब इसको बैलेंस करेंगे तो बेटा हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बेटा यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा Fe की। किसकी बात करेंगे? Fe रिएक्ट विद O2, Fe रिएक्ट विद O2 व्हेन आयरन रिएक्ट विद O2। अच्छा, आयरन को कभी भी हम एयर के प्रेजेंस में जला नहीं सकते, बहुत ज्यादा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसीलिए ये जब ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है तो बेटा ये Fe3O4 बनाता है। क्या बनाता है? Fe3O4। बैलेंस करने के लिए मेरे बच्चों यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगाएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लगा देंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और क्या कहते हैं बेटा? आयरन 2 3 ऑक्साइड। बेटा ये इस साल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आयरन की कंडीशन कभी ना कभी एग्जाम में आती है कि व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ इट बर्न विद ऑक्सीजन इट गिव फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। तो बेटा हमने अभी क्या देखा? हमने यही तो अभी आपको बताया कि मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा बेटा? आपको मेटेलिक ऑक्साइड देगा। लेकिन वो डायरेक्टली करता है कि इनडायरेक्टली करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और एनसीईआरटी ने सोडियम और पोटेशियम के बारे में बिल्कुल अलग से बताया था कि इनको हम डायरेक्टली एयर में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। तो आई होप ये चीजें बेटा आपने समझी कि हमने कैसे यहां पे ये सारी चीजों को समझा कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसे मेटेलिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। आई होप ये आप लोगों ने फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है इसको बहुत अच्छे से नोट किया होगा और इसको अच्छे से समझा होगा। तो मेरे बच्चों, जब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है एक्शन विद वाटर, कि कैसे कोई भी मेटल अपने वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो बेटा इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक लेक्चर को समझेंगे कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में कितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो हमने इसको कुछ स्लाइड में बांटा, जैसे मैंने लिखा बेटा सोडियम, मैंने लिखा पोटेशियम, मैंने लिखा कैल्शियम, इनको मैंने एक स्लाइड में रखा। फिर मैंने मैग्नीशियम को रखा, मैग्नीशियम को एक साइड में रखा। फिर उसके बाद बेटा मैंने रखा Fe, देन Fe के बाद बेटा फिर बेटा मैंने एल्यूमिनियम को रखा, देन Fe को रखा, देन जिंक को रखा, देन बेटा किसको रखा? Fe को रखा। इनको मैंने एक स्लाइड पर रखा। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ये आपको समझाने के लिए, या आपको ट्रिक वाइज समझाने के लिए कि जनरली सारे मेटल तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कौन से वाटर के फॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे ये समझना जरूरी है। इसका मतलब व्हेन सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, अच्छा ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी सही है। और ये भी वाटर के साथ करेगा, ये भी सही है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में करते हैं। व्हेन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, कोल्ड वाटर होना चाहिए बेटा। यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला है, यहाँ पे कैसा वाटर होना चाहिए? कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, या हम इसको नॉर्मल वाटर भी कह सकते हैं। नॉर्मल वाटर। अच्छा, जब हम इसकी बात करेंगे बेटा, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की बात करेंगे, तो ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इसका जो फॉर्म होना चाहिए बेटा वो स्टीम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टीम होना चाहिए। ये नॉर्मल वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, जब हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो बेटा मैग्नीशियम 2 कंडीशन में रिएक्ट करता है, 2 कंडीशन में। पहला, ये वाटर का फॉर्म जो होता है बेटा वो हॉट वाटर होता है। पहला तो बेटा ये हॉट वाटर होता है, और दूसरा जो होता है बेटा वो स्टीम होता है।
स्टीम। इसका मतलब जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। तो इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, विच फॉर्म ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर। वो वाटर का फॉर्म कोल्ड होना चाहिए। व्हेन एल्यूमिनियम जिंक और आयरन की बात करेंगे तो बेटा उस वाटर का फॉर्म स्टीम फॉर्म होना चाहिए। ये नॉर्मल वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, या तो एल्यूमिनियम, या तो जिंक, या तो आयरन हो जाएगा। तो चलिए बेटा इसी स्लाइड को हमको समझना है कि कैसे हम रिएक्शन वाइज इसको समझ सकते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर सोडियम के बारे में बात किया तो बेटा सोडियम अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वाटर का जो फॉर्म होना चाहिए बेटा वो कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कोल्ड। अच्छा जब हम पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, इसका भी फॉर्म कैसा होना चाहिए बेटा, कोल्ड होना चाहिए। तो ये भी कोल्ड हो जाएगा। व्हेन हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, तो इसका भी जो बेटा फॉर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो कोल्ड होना चाहिए। अच्छा जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद कौन सा फॉर्म देंगे, तो बेटा ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म देते हैं। इसका मतलब व्हेन सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इट प्रोड्यूस NaOH, इट प्रोड्यूस NaOH एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए बेटा यहां पे 2 लगाएंगे, यहां पे 2 लगाएंगे, और यहां पे बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आई थिंक हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। Same condition followed by potassium. When potassium react with water, it produce KOH. It produce KOH and hydrogen gas. And hydrogen gas. अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। Then what happened when calcium react with water? इसका मतलब जब कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये भी आपको देगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में बेटा ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए बेटा हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये था सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की बात। इसका मतलब K, Na और कैल्शियम when react with water it gives metallic hydroxide, metallic hydroxide प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा बेटा इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब जो पीएच वैल्यू होगी वो मोर देन 7 होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने नोट्स में लिख करके रखना है कि when sodium potassium calcium react with water it produce metallic hydroxide and hydrogen gas. The nature of metallic hydroxide is basic and pH value is more than 7. तो ये था हमारे पास पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम की कहानी। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की कहानी की बात करेंगे। तो बेटा आई होप मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं बात करता हूं मैग्नीशियम के बारे में। तो बेटा जो मैग्नीशियम की कंडीशन होती है, मैग्नीशियम की कंडीशन 2 होती है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर। अच्छा ये जो कंडीशन होगी बेटा ये हॉट वाटर की होगी। कैसी होगी, हॉट वाटर की। और ये कैसी कंडीशन होगी बेटा, स्टीम की कंडीशन होगी, भाप की। स्टीम की कंडीशन होगी, भाप की। इट मींस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर इट गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा मेरे बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा बट यही मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देगा मेरे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करने के लिए आई थिंक हमारा इक्वेशन बैलेंस है ऑलरेडी। तो यही था मैग्नीशियम की कंडीशन कि मैग्नीशियम 2 बार रिएक्टर करता है, एक हॉट वाटर के साथ करता है और एक स्टीम के साथ करता है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हेन मैग्नीशियम react with steam it produce magnesium oxide. I hope ये कंडीशन मैग्नीशियम की समझ में आई होगी। अच्छा दोनों की ही कंडीशन बेटा कैसी होगी, बेसिक होगी। कैसी होगी, बेसिक होगी। इसका मतलब इसकी भी पीएच वैल्यू कितना क्या होगा बेटा, 7 होगा। हम ये क्यों बता रहे हैं, अभी इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड होता है जनरली उसका नेचर बेसिक होता है। इसीलिए मैं बार बार इसको समझा रहा हूं कि जनरली इसका नेचर कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मैग्नीशियम ऑक्साइड, हर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होगा बेटा वो बेसिक होगा। अभी इसको हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। तो बेटा जब हम इनको पढ़ लिए, अब जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा वो नेक्स्ट कौन सा होता है, वो नेक्स्ट होता है आपका एल्यूमिनियम, वो नेक्स्ट होता है आपका जिंक, वो नेक्स्ट होता है आपका आयरन। क्या होता है बेटा, आयरन।
इसका मतलब जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट विथ वाटर, तो इन तीनों का जो फेज होगा बेटा वो स्टीम होगा। क्या होगा? स्टीम होगा। इन तीनों का जो फेज होगा बेटा वो कैसा होगा? स्टीम होगा। इसका मतलब व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ steam form of water it produce aluminium oxide Al2O3 aluminium oxide and hydrogen गैस को बेटा ये प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे 2 लगाऊंगा, 2 3 6 हो जाएगा। मैं यहां पे बेटा 6 लगाऊंगा, 6 2 12 हो जाएगा। यहां पे बेटा मैं 3 6 6 2 12 यहां पे 6 लगाऊंगा और यहां पे 2 2 4 बेटा मैं यहां पे 4 लगा दूंगा और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो गई? अच्छा, अब बेटा जब हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक व्हेन रिएक्ट विद स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर इट प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड ZnO और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। बैलेंस करने के लिए ये ऑलरेडी बैलेंस है बेटा, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है। एंड व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम इट प्रोड्यूस फेरोसोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए बेटा हम यहां पे क्या लगाएंगे? हम यहां पे 2 लगाएंगे, 2 4 8 हो जाएगा। हम यहां बेटा क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे, 2 8 2 16 हो जाएगा। मैं यहां पे 8 लगाऊंगा, 2 2 3 6 हो जाएगा बेटा, मैं यहां पे 6 लगा दूंगा और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो बेटा ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अच्छा, हमने अभी कहा कि आपके जितने भी ऑक्साइड होते हैं जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इन दोनों को एक्सेप्शन के फॉर्म में रखा है। इन दोनों को एक्सेप्शन फॉर्म में रखा है। इट मींस आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? Al2O3 एंड ZnO एंड ZnO। बेटा एक और होता है, वो होता है PbO। मैंने एक और लिख दिया, एनसीईआरटी ने 2 बताया, मैंने एक और लिख दिया। Al2O3 ZnO एंड PbO हैव डुअल नेचर। डुअल नेचर, डुअल नेचर कैसा बेटा? एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एज वेल एज बेसिक नेचर। इसका मतलब जो ये 3 होते हैं इनके पास बेसिक नेचर भी होता है, एसिडिक नेचर भी होता है। इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनसीईआरटी ने बोला कि दे ऑल हैव एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। अच्छा, ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा? बोथ नेचर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। इसका मतलब इनके पास दोनों नेचर होगा, एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। इसी को एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। इसका मतलब कभी ये बेसिक बिहेवियर को शो करेंगे, कभी ये एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे। अभी हम इनको एक एक करके समझेंगे। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आई, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं और इतना ही आप लोगों ने नोट्स में अपना बना के लिखा होगा। अब हम इस सारे एक्सपेक्टेशंस को दूर करने के लिए एक नए स्लाइड पे तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे एक्सेप्शन को दूर किया जा सकता है। मैंने एक्सेप्शन में लिखा सपोज टू बी, मैंने लिखा बेटा Na2O और रिएक्ट कर दिया बेटा HCl के साथ। मैंने लिखा बेटा ZnO और रिएक्ट कर दिया मेरे बेटा HCl के साथ। मैंने लिखा बेटा Al2O3 रिएक्ट किया बेटा HCl के साथ और बेटा यही Al2O3 को मैंने रिएक्ट कर दिया NaOH के साथ। और बेटा इसी ZnO को मैंने रिएक्ट कर दिया बेटा NaOH के साथ। और बेटा इसी Na2O को मैंने रिएक्ट कर दिया वाटर के साथ। बेटा हम सारी कंडीशन को देखते हैं कि जो हमारे एनसीईआरटी ने हमको समझाया है। यू नो दैट मेटेलिक ऑक्साइड एक्सेप्ट जिंक और एल्यूमिनियम दे ऑल हैव बेसिक नेचर। इसका मतलब इसके पास बेसिक नेचर है और ये बेटा एसिडिक है। एंड यू ऑल नो व्हेन बेसिक नेचर रिएक्ट विद एसिडिक नेचर इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब ये सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करेगा, तो ये NaCl देगा और साथ ही साथ में ये वाटर को प्रोड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। बैलेंस करने के लिए बेटा हम यहां पे 2 लगाएंगे, यहां पे 2 लगाएंगे और हमारी इक्वेशन आई थिंक बैलेंस हो जाएगी। तो ये रही हमारी बैलेंस इक्वेशन कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूस NaCl एंड वाटर फॉर्म। ZnO की बात करेंगे बेटा। देखो यहां पे ZnO के पास डुअल नेचर होता है, लेकिन कंडीशन है कि वो एसिड के साथ आ रहा है कि बेस के साथ आ रहा है। जरा इन दोनों को जरा आप देखोगे तो यहां पे ZnO एक बेस के साथ आया हुआ है और यहां पे ZnO एक एसिड के साथ आया हुआ है। इसका मतलब जब ये एसिड के साथ आते हैं तो इनका नेचर
बेसिक होता है, और जब ये बेस के साथ आते हैं तो इनका नेचर स्विच हो जाता है, एसिडिक नेचर का ये बन जाते हैं, इसीलिए इनको हम एम्फोटेरिक नेचर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब व्हेन ZnO रिएक्ट विद HCl इट प्रोड्यूस ZnCl2। क्या करेगा बेटा? ZnCl2 करेगा और साथ ही साथ में वाटर को प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करने के लिए हम बेटा यहाँ पे 2 लगा देंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन जब इसी कंडीशन में हम आएंगे, अच्छा यहाँ पे इसका नेचर बेसिक था, यहाँ पे ये एसिड था, लेकिन अब यहाँ पे बेटा ये एसिड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेटा उसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, Na2ZnO2 कहते हैं, सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ में बेटा ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करने के लिए चलिए बेटा हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, Na2 है बेटा, मैंने यहाँ पे 2 लगाया, 2, और यहाँ पे कितना लगा दिया बेटा? यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 2 4 हो गया बेटा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 2 4 बेटा मैंने यहाँ पे 4 किया, 4 ऑक्सीजन, 4 2 6, 2 2 4 हो गया बेटा, 2 2 4, यहाँ पे 2 करेंगे, ऑक्सीजन 2 2 2 3 6 हो गया बेटा, इसका मतलब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर हम 2 करके देखें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। यहाँ पे अगर हम बेटा क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, 2 2 4, और ये वाटर को प्रोड्यूस करेगा बेटा, वाटर, इसीलिए बैलेंस नहीं हो रहा है, वाटर को प्रोड्यूस करेगा, वाटर। अब हम इसको बेटा बैलेंस करते हैं, देखते हैं, तो 2 2 4 हो गया बेटा, यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 4, और यहाँ पे 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, 2 2 4 बेटा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और देखिए हमारी इक्वेशन ये बैलेंस हो गई, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 जिंक 4 Na 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका मतलब इसको बेटा क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट, जिंकेट। और ये बेटा ये क्या होगा आपका? ये वाटर फॉर्म होगा, सोडियम जिंकेट एंड ये वाटर फॉर्म होगा। अच्छा बेटा, जब हम इसके इधर आते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, और जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पे भी हमारा Al2 वाला बच गया, पहले हम इसको देख लेंगे फिर हम इसको देखेंगे। तो देखो बेटा ये एसिड है तो इसका काम बेस का हो जाएगा, इसका काम बेस का हो जाएगा, लेकिन ये बेस है तो इसका काम बेटा एसिड का हो जाएगा। सेम वही पैटर्न, अगर कोई भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में से कोई भी दोनों में से एक अगर एसिड के साथ आता है तो उसका नेचर बेसिक हो जाता है, और बेस के साथ आता है तो बेटा उसका नेचर क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। इसीलिए जब ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट देगा तो बेटा ये AlCl3 देगा और साथ साथ में ये वाटर को प्रोड्यूस करेगा। सेम इसी कंडीशन में भी अब ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम एल्यूमिनेट AlO2, और साथ साथ में बेटा ये वाटर को प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करेंगे तो बेटा आई थिंक बैलेंस करने के लिए हमको यहां पे 3 लगाना पड़ेगा, 3 से ये बैलेंस होगा नहीं, 6 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड और इवन का नंबर है बेटा। तो हमने यहाँ पे 6 किया, हमने यहाँ पे 2 किया, हमने यहाँ पे 3 किया, और देखिए हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बेटा यहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर दिया, लेकिन यहां पे सोडियम एल्यूमिनेट देगा। क्या देगा मेरे बच्चों? ये सोडियम एल्यूमिनेट होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट इसका नाम होता है बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट। बैलेंस करने के लिए हम इसको देखेंगे बैलेंस, यहां पे Al2 है तो हमको यहां पे 2 करना पड़ेगा, 2 2 4, यहां पे 2 करेंगे, 2 2 4 1 5, 2 1 5, 2 हाइड्रोजन, देखिए हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, हमने एम्फोटेरिक नेचर और बेसिक नेचर की कंडीशन को देखा, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन और है बेटा, व्हाट हैपन व्हेन एनी ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो बेटा ये हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड देता है, NaOH, NaOH। तो बेटा जब भी सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, और साथ ही साथ में ये हीट को प्रोड्यूस करता है।
क्या करता है बेटा, हीट को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जब ये बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के इसका मतलब हमने यहां पे इसको 2 लगा दिया और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये थी आपकी एक्शन विथ मेटल विथ वाटर की कंडीशन। एक बार हम इसको फिर से स्लाइड वाइज समझ लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या थी। हमारे पास वाटर की कंडीशन थी बेटा कि वाटर के साथ रिएक्ट करने की 3 कंडीशन होती है, या तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, हॉट वाटर की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किस में आती है बेटा, मैग्नीशियम में आती है, क्योंकि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ओनली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ओनली रिएक्ट विद स्टीम। उसके बाद बेटा हम लोगों ने चेक किया, हमने देखा कि जब ये मेटेलिक ऑक्साइड, अच्छा इससे पहले हमने जो सोडियम वाली स्लाइड देखी थी कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद ओनली कोल्ड वाटर एंड गिव्स मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, और यहां पे जो ये प्रोड्यूस हो रहा है बेटा ये ऑक्साइड का प्रोड्यूस हो रहा है, और इसीलिए जिंक और एल्यूमिनियम और लेड का जो ऑक्साइड होता है उसके पास बेटा डुअल नेचर होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो हम लोगों ने यहां तक की कंडीशन को सारे चीजों को देखा बेटा। अब जो हमारी जो कंडीशन नेक्स्ट है वो हमारी है एक्शन विथ एसिड, कि कैसे कोई भी मेटल किस एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिसकी वजह से उसका नेचर चेंज होता है और उसका नया नया प्रोडक्ट हमको निकल के समझ में आता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विथ नॉर्मल एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ मेरे बच्चों, यहां पे ध्यान रखिएगा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, यहां पे कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। And we know that in displacement reaction only high reactive metal displace or replace to least reactive metal। इसका मतलब ये पूरा जो आपका केमिकल प्रोसेस है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है कि कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन कोई भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल अपने हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी बात को हमको यहां पे बेटा ध्यान देना है। इसका मतलब जब Na रिएक्ट करेगा HCl के साथ, जब जिंक करेगा रिएक्ट H2SO4 के साथ, और बेटा जब कॉपर रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमको ये चेक करना है। चलिए बेटा, हमको इसमें बहुत सारी चीजों को भी कवर अप करना है। तो बेटा देखिए, ये सोडियम मेटल है, ये एसिड है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब NaCl हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और साथ ही साथ में ये H2 को डिस्प्लेस कर देगा। बैलेंस करने के लिए बेटा हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और बैलेंस हो जाएगा। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सोडियम इज अ हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई सोडियम रिप्लेस टू हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस NaCl एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह सेम जिंक जो होगा बेटा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस, ये ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन व्हाट हैपेंड व्हेन कॉपर रिएक्ट विद HCl? क्या होगा जब कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा? अच्छा, जब कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कोई प्रोडक्ट देगा, क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? आप लिखोगे नो reaction and never produce हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये कॉपर जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल कोई भी अपने हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या इसमें और कोई वेरिएशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे बेटा। आई होप ये चीजें आपने समझी हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। सपोज टू बी मैंने लिखा बेटा Na, फिर से लिखूंगा Na प्लस H2SO4, और मैंने यहां पे लिखा बेटा Na प्लस HNO3। दोनों रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। यहां पे नाइट्रिक एसिड है, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है। Na ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करने के बाद बेटा Na2SO4 बनना चाहिए, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस होना चाहिए।
बैलेंस करने के लिए हमने यहां पे 2 लगा दिया और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो सेम यही तो चीज यहां भी फॉलो होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग सर NaNO3 बनना चाहिए और साथ ही साथ में ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा आपको मैंने बताया। लेकिन ये कतई गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि HNO3 जो बेटा एसिड होता है, इसके साथ कंडीशन होती है HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ये कभी भी अपने में से हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं, और जब छोड़ेगा ही नहीं हाइड्रोजन को, तो क्या इससे कोई भी हाइड्रोजन को हटा पाएगा? कभी नहीं हटा पाएगा। इसका मतलब ये Na जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन ये रिएक्ट नहीं करेगा ऐसा नहीं कहा मैंने, ये रिएक्ट जरूर करेगा। अब कैसे रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, अभी हम आपको समझाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इट मींस सोडियम नेवर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये कभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा when react with नाइट्रिक एसिड। जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये कभी भी आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा वेट करिए, अब हम आपको समझाते हैं कैसे ये रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या ये भी हो सकता है क्या कि Cu प्लस HNO3 अगर लिख करके आ जाएगा तो सेम कंडीशन होगी, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अच्छा, और क्या इसमें हमको समझना है? इसमें और भी तो कंडीशन आ सकती है। चलिए उसी कंडीशन को हमको डिस्कस करना है मेरे बच्चों। उस कंडीशन को डिस्कस करने के लिए मैं कुछ कंडीशन लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बेटा Cu प्लस, यहां पे एक स्लाइड और छूट गई बेटा। देखो HNO3 किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन बट यहां पे लिखा बेटा बट HNO3 in dilute form when react with magnesium and manganese, it produce hydrogen gas। यही आपको कंडीशन याद रखना है। मतलब नाइट्रिक एसिड किसी और के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद बेटा ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। अब कैसे करेगा इसको हम अपने नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको समझना है। देखिए बेटा लिखा हुआ है Cu प्लस HCl, जो कि मैं फिर से लिखता हूं। मैंने लिखा बेटा Cu प्लस HNO3, मैंने यहां पे लिख दिया बेटा डाइल्यूटेड। मैंने लिखा बेटा Cu प्लस HNO3, मैंने यहां पे लिख दिया बेटा कंसंट्रेटेड। मैंने लिखा बेटा यहां पे मैग्नीशियम प्लस H2SO4, मैंने यहां पे लिख दिया बेटा मैग्नीशियम प्लस HNO3, और बेटा मैंने यहां पे लिख दिया Na प्लस HNO3। क्वेश्चन की फील को समझिएगा। Cu प्लस HCl आप कहोगे नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन कभी भी कॉपर से डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। लेकिन जब CuHNO3 होता और डाइल्यूट फॉर्म होगा, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन CuNO3 होल ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ये प्रोड्यूस करता है। बेटा क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और साथ साथ में ये वाटर को भी प्रोड्यूस करता है। ये स्टार बना के लिखेगा बेटा, यही कंडीशन में आएगा। HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन डाइल्यूटेड फॉर्म प्रोड्यूस होगी। एंड व्हेन Cu रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड फॉर्म इट प्रोड्यूस
NO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दोनों का ही कलर कैसा होता है बेटा, ब्राउन कलर का होता है। इसी को हम ब्राउन फ्यूम्स के नाम से भी जानते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स। तो आई होप ये कंडीशन आपने समझी होगी कि नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाने की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के पास है, लेकिन कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी मेटल रिएक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो कंडीशन है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंडीशन डाइल्यूटेड होना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंडीशन कंसंट्रेटेड होना चाहिए। और फिर हम यहां पे आते हैं मैग्नीशियम प्लस H2SO4, आपका आंसर आएगा बेटा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां भी सेम कंडीशन आएगी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मैंने कहा कि मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। और यहां पे लिखा बेटा NaHNO3, हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन प्रोडक्ट में बेटा NaNO3 आपको मिलेगा। अब ये कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड, मान लीजिए मैंने डाइल्यूटेड लिख दिया, तो बेटा यहां पे ये क्या करेगा, यहां पे ये NO प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ में वाटर को प्रोड्यूस करेगा। ये था आपका एक्शन विथ एसिड। इसमें हमने समझा कि कैसे कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्यों हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। तो यही था बेटा आपका एक्शन विद एसिड की स्लाइड, जो कि आई होप आप लोगों ने समझा कि मेटल प्लस एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, इसके वजह से जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, जिसकी वजह से हमने सारी कंडीशन को देखी। और उसके बाद हमने इसमें देखा कि कैसे नाइट्रिक एसिड की कंडीशन को हमने वेरी किया कि नाइट्रिक एसिड जनरली किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन दो के साथ ऐसी कंडीशन होती है। ये दो के ऊपर मैंने हैशटैग लगाया हुआ है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने इस एग्जांपल के साथ समझा और आपने अपने कॉपी में नोट किया। अब हम चलते हैं, अच्छा यहां पे बेटा एक और छोटी सी टॉपिक आई थिंक बच रही है, एक्वा रीजिया के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेटा। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया, इसको बेटा रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर, इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। अच्छा बेटा ये क्या होता है एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया इज अ कंसंट्रेटेड मिक्सचर, कंसंट्रेटेड एसिडिक मिक्सचर कह सकते हैं, एसिडिक मिक्सचर which dissolve all the type of metal, ये हर टाइप के मेटल को डिसॉल्व करता है, आइदर हाई रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव में बेटा कौन कौन आएगा? गोल्ड आएगा एंड प्लेटिनम आएगा और सिल्वर भी आएगा, ये इनको भी डिसॉल्व कर देता है। अच्छा क्योंकि ये कंसंट्रेटेड एसिडिक मिक्सचर है, इसका मतलब इसमें मिक्स किया गया होगा, तो क्या मिक्स करेगा? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl रेशियो कंसंट्रेटेड HNO3। इसका मतलब ये दो कंसंट्रेटेड एसिड का मिक्सचर होता है, HCl और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कितने कितने रेशियो में होता है बेटा? तो ये HCl का 3 रेशियो होता है और नाइट्रिक एसिड का बेटा 1 रेशियो होता है। मतलब अगर आपने HCl को 3 ml लिया तो नाइट्रिक एसिड को आपको 1 ml लेना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा बेटा? एक्वा रीजिया। और एक ऐसा ये एसिड होता है जो हर तरह के मेटल को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। तो यहां पे हमारी कंप्लीट होती है इंफॉर्मेशन अबाउट मेटल रिएक्शन विद एसिड। अब हम अपने लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करेंगे बेटा, जो कि है मेटेलिक सॉल्यूशन के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा व्हेन मेटल रिएक्ट विद अदर मेटेलिक सॉल्यूशन। कैसे ये रिएक्ट करेगा, सेम प्रोसेस हमको समझना पड़ेगा। सपोज टू बी मैंने लिखा बेटा मेटल और यहां पे लिखा अदर मेटेलिक सॉल्यूशन,
अदर मेटेलिक सॉल्यूशन। तो बेटा ये क्या करेगा, ये आपको डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस सॉल्ट देगा। क्या देगा बेटा, डिस्प्लेस सॉल्ट देगा। कैसे देगा, अब इसको समझते हैं। डिस्प्लेस सॉल्ट देगा बेटा कैसे, सपोज टू बी अ मेटल ए रिएक्ट विद अदर मेटेलिक बीसी। ये मेटेलिक सॉल्यूशन है बीसी, इसमें ये मेटल है। बी क्या है बेटा, मेटल है, मींस आयन है, मींस पॉजिटिव है। सी क्या है बेटा, नेगेटिव है। और ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट, बेटा यहां भी कौन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इट मींस इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, नहीं तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इट मींस इफ ए मोर रिएक्टिव देन बी देन इट डिस्प्लेस। क्या डिस्प्लेस करेगा बेटा, एसी कर देगा और बी को ये बाहर भगा देगा। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमको अपनी रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए कि कैसे कोई भी मेटल किसी भी मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब अगर कोई भी आयरन की नेल आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने डाल दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आयरन कॉपर से हाई रिएक्टिव है कि लीस्ट रिएक्टिव है। तो बेटा आयरन जो होता है कॉपर से हाई रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो ब्लू सॉल्यूशन को डर्टी ग्रीन कलर में बदल देता है। तो कलर चेंजेस इज अ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब इसमें जो कलर चेंजेस हुआ है वो आयरन की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर आयरन कॉपर से लीस्ट रिएक्टिव होता तो कभी भी उसका कलर चेंजेस नहीं होता। इसको हम अपने कुछ एग्जांपल में समझते हैं मेरे बच्चों। तो जैसे मैंने लिखा AgNO3 रिएक्ट विथ Fe। दूसरा क्या लिखा बेटा, Fe रिएक्ट विथ CuSO4। और मैंने लिखा बेटा Ag रिएक्ट विथ CuSO4। तीन एग्जांपल को समझ लीजिए। Fe रिएक्ट विथ AgNO3 जिसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ Fe। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ Ag। जब Ag को इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो आप यहां पे लिखो बेटा नो रिएक्शन। क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। रीजन क्या बताओगे, बिकॉज Ag इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, यही इसका रीजन हो जाएगा। Fe प्लस CuSO4 बेटा आपका आंसर होगा FeSO4 प्लस Cu। इसका कलर बेटा कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, लेकिन इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, डर्टी ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डर्टी ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, Ag प्लस NO3 बेटा जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट आएगा बेटा FeNO3 का होल थ्राइस प्लस Ag। क्या हो जाएगा बेटा, Ag हो जाएगा। तो यही आपको समझाना था। इसका मतलब हमको कैसा पता चलेगा कि आपका FeAg से हाई रिएक्टिव है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए हम एक बार जल्दी से रिएक्टिविटी सीरीज को फिर से देख लेते हैं कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, then hydrogen, then mercury, then copper, then mercury, then silver, then gold and then platinum। ये होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। एंड व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब एल्यूमिनियम जिंक को तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो बेटा ये था आपका आज का क्लास का फंडामेंटल, जिसके अकॉर्डिंग हमने समझा। और आज की क्लास को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, समझा कि कोई भी मेटल कैसे भी किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके नए नए प्रोडक्ट को बनाता है। इसी को कहते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आई होप आप सभी ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, अपने नॉलेज को गेन किया होगा, और जितने भी हमने की पॉइंट्स को समझा, एक्सेप्शन को समझा, आपने अपने कॉपी में अच्छे से लिखा होगा। इसी के साथ मैं अपने क्लास को स्टॉप करता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस चैनल को अपना खूब प्यार और खूब सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस क्लास को, इस
चैनल को इतना शेयर करिए ताकि हर उस बच्चे को मिले जिसको केमिस्ट्री से फोबिया है। उस केमिस्ट्री को फोबिया को दूर करने की जिम्मेदारी बेटा मेरी है। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। दिस इज योर होस्ट कम दोस्त मुस्तफा अनवर अगेन हियर। थैंक यू so much and again happy Navratri to all of you. Thank you so much.